नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर अंतरिक्ष क्षेत्र से। हाल ही में नासा के परसिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर ऐतिहासिक लैंडिंग की है। दरअसल परसिवरेंस नासा के मंगल 2020 मिशन का भाग है। ये किसी अन्य ग्रह पर प्रेषित की गई अब तक की सबसे उन्नत खगोल जीव विज्ञानी प्रयोगशाला है। इसका लक्ष्य मंगल ग्रह पर अधिवास की संभावनाओं का अध्ययन करना है, अतीत के सूक्ष्म जीवों के जीवन प्रमाणों की खोज करना, नमूनों का संग्रह और भंडारण करना और भविष्य के मानव मिशनों के लिए तैयारी करना है। इसमें पहली बार मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन का प्रयोग किया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध मंगल के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके मंगल पर आणविक ऑक्सीजन का निर्माण किया जाएगा। ये मंगल ग्रह पर उड़ान भरने वाला पहला हेलीकॉप्टर है। यदि मंगल के महत्व की बात करें तो मंगल पर जीवन की उच्च संभावना मौजूद है। पृथ्वी पर जीवन का उद्भव लगभग 3.8 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। लगभग 4 बिलियन वर्ष पूर्व मंगल पर स्थितियां पृथ्वी के काफी समान थी। मंगल ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां मनुष्य जा सकते हैं या दीर्घावधि के लिए निवास कर सकते हैं, जबकि शुक्र और बुध पर अत्यधिक उच्च तापमान पाया जाता है। साथ ही बृहस्पति से आरंभ होने वाले बाह्य सौर मंडल के सभी ग्रह गैस से निर्मित हैं और अत्यधिक ठंडे हैं। मंगल पर भेजे गए अन्य मिशन की बात करें तो मंगलयान भारत का मिशन है, होप यूएई का मिशन है, तिएनवेन-1 चीन का मिशन है, मार्स एक्सप्रेस और एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है। इसके अलावा अन्य मिशन मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर, मार्स ओडिसी, माविन, क्यूरियोसिटी रोवर आदि हैं। अगली खबर जम्मू कश्मीर क्षेत्र से संबंधित है। हाल ही में जम्मू और कश्मीर परिसीमन आयोग की पहली बैठक आयोजित की गई। जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग का गठन पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः निर्धारण के लिए किया गया था। जम्मू कश्मीर में परिसीमन वर्ष 2011 की जनगणना पर आधारित होगा। परिसीमन का अर्थ है किसी देश या विधायी निकाय वाले प्रांत में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 प्रत्येक गणना के बाद प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में पुनर्समायोजन और विभाजन का प्रावधान करते हैं। भारत में ऐसे परिसीमन आयोग का गठन वर्ष 1952, वर्ष 1963, वर्ष 1973 और वर्ष 2002 में किया जा चुका है। परिसीमन आयोग संसद द्वारा पारित परिसीमन अधिनियम द्वारा स्थापित किया जाता है। परिसीमन आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और भारत निर्वाचन आयोग के साथ सहयोगात्मक रूप से कार्य करता है। इसके आदेश विधि के समान ही प्रवर्तनीय होते हैं और किसी भी न्यायालय के समक्ष इन्हें प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। आइए अब परिसीमन आयोग के कार्य को देखते हैं। सभी निर्वाचन क्षेत्रों में समान जनसंख्या के निर्धारण के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमाओं का निर्धारण करना है। जहां भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या अपेक्षाकृत बहुलता में है, वहां उनके लिए आरक्षित सीटों का अभिनिर्धारण करना है। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए। वर्ष 2020 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक आगामी 5 वर्षों में डिजिटल प्रणाली के माध्यम से किए जाने वाले भुगतानों में प्रतिदिन 15 ट्रिलियन रुपए मूल्य के 1.5 बिलियन लेन देन तक की वृद्धि की अपेक्षा की गई है। इस पृष्ठभूमि में जारी किए गए दिशा निर्देशों का उद्देश्य एक मजबूत शासन संरचना स्थापित करना और डिजिटल भुगतान उत्पादों और सेवाओं के लिए सुरक्षात्मक नियंत्रण के साझा न्यूनतम मानकों को लागू करना है। ये दिशा निर्देश विनियमित संस्थाओं पर लागू होते हैं, जिनमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले NBFC शामिल हैं। मुख्य दिशा निर्देशों में शामिल है जन जागरूकता, जिसमें कि रेगुलेटेड एंटिटीज द्वारा जनता को डिजिटल भुगतान उत्पादों का उपयोग करते समय खतरों और साइबर हमलों और निवारक उपायों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। वहीं मोबाइल एप्लीकेशंस की बात करें तो नए एप्लीकेशन संस्करण को जारी करने के साथ पुराने हो चुके एप्लीकेशन संस्करण समयबद्ध तरीके से निष्क्रिय किए जाएंगे। शिकायत निवारण तंत्र के लिए रेगुलेटेड एंटिटीज को डिजिटल भुगतान से संबंधित विवादों और शिकायतों के समाधान के लिए ऑनलाइन विवाद निपटान के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए। अनिवार्य उपभोक्ता उपयोग दिशा निर्देशों के तहत रेगुलेटेड एंटिटीज को डिजिटल भुगतान अनुप्रयोगों के तहत अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित और जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग के लिए दिशा निर्देश और प्रशिक्षण सामग्री शामिल करेंगे। वहीं गोपनीयता रखने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन को डिवाइस पर उपयोगकर्ता की आईडी, पासवर्ड, की आदि जैसी संवेदनशील उपभोक्ता प्रमाणीकरण जानकारी संग्रहित नहीं करनी चाहिए।
अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आधारित है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस से क्वाड मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का महत्व इसलिए है क्योंकि भारत द्वारा पहली बार आधिकारिक तौर पर इस समूह को संबोधित करने के लिए क्वाड शब्द का प्रयोग किया गया। आइए अब आपको बताते हैं बैठक से संबंधित प्रमुख तथ्य। राजनीतिक लोकतंत्रों, बाजार अर्थव्यवस्थाओं और बहुलवादी समाजों के रूप में साझा विशेषताओं को इस बैठक में रेखांकित किया गया। बैठक में सस्ते टीकों, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों तक पहुंच बनाने में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, आपूर्ति श्रृंखला, अनुकूलन और आतंकवाद प्रतिरोध जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया गया। बैठक में विधि के शासन, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के संबंध में शासन की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। आपको बता दें कि ये प्रतिबद्धता चीन की गतिविधियों के संदर्भ में प्रकट की गई है। म्यांमार की स्थिति का उल्लेख करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी बल दिया गया है। आइए अब आपको बताते हैं क्वाड के बारे में, जिसे चतुर्भुजीय सुरक्षा संवाद भी कहा जाता है। क्वाड का विचार सबसे पहले जापानी प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2007 में 4 देशों जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रस्तुत किया गया था, जो उस समय विभिन्न कारणों से महत्व प्राप्त नहीं कर सका था। हालांकि बीते दशक में देशों के बीच बढ़ते मतभेदों, भारत प्रशांत क्षेत्र का बढ़ता महत्व, चीन से संबद्ध खतरों की आशंकाओं आदि के संदर्भ में इसे वर्ष 2017 में पुनः प्रस्तावित किया गया था। क्वाड का प्रमुख उद्देश्य एक स्वतंत्र और खुले भारत प्रशांत क्षेत्र की स्थापना पर सहयोग को बढ़ावा देना है। अगली खबर श्रम क्षेत्र से संबंधित है। सर्वेक्षणों पर प्रवासी श्रमिकों पर डेटा में विद्यमान अंतराल को संबोधित किया जाएगा। केंद्र ने 5 अखिल भारतीय सर्वेक्षणों के लिए प्रश्नावली के साथ सॉफ्टवेयर और निर्देश पुस्तिका जारी की है। कोविड-19 द्वारा प्रेरित लॉकडाउन के दौरान स्पष्ट रूप से प्रकट हुई प्रवासी श्रमिकों पर डेटा की कमी का समाधान श्रम ब्यूरो द्वारा संचालित किए जा रहे इन सर्वेक्षणों से किया जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वर्ष 2011 में 45.6 करोड़ प्रवासी श्रमिक थे। ये 5 अखिल भारतीय सर्वेक्षण हैं। प्रवासी श्रमिकों का अखिल भारतीय सर्वेक्षण, घरेलू कामगारों के बारे में अखिल भारतीय सर्वेक्षण, पेशेवरों द्वारा सृजित रोजगार का अखिल भारतीय सर्वेक्षण, परिवहन क्षेत्र में सृजित रोजगार का अखिल भारतीय सर्वेक्षण और स्थापना आधारित रोजगार के बारे में अखिल भारतीय त्रैमासिक सर्वेक्षण। इसके अलावा ये सर्वेक्षण असंगठित क्षेत्र में रोजगार के आंकड़ों पर मौजूद विशाल डेटा अंतराल की पूर्ति भी करेंगे। श्रम ब्यूरो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। ये सांख्यिकी, मजदूरी, आय उत्पादकता, कार्य से अनुपस्थित होना, श्रम कारोबार, औद्योगिक संबंधों आदि से संबंधित आंकड़ों और जानकारी के एकत्रीकरण, संग्रहण और प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है। आपको बता दें कि ये औद्योगिक श्रमिकों, ग्रामीण मजदूरों और कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्याएं भी जारी करता है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के लिए चयनित 5 शहरों के नामों की घोषणा की है। नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज एक 3 वर्षीय पहल है जो ऐसे समाधानों का विकास करने, प्रायोगिक तौर पर उनका परीक्षण करने और नए समाधान खोजने के लिए शहरों को सहायता प्रदान करेगी। इन समाधानों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर छोटे बच्चों, उनकी देखभाल करने वालों और परिवारों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। इस पहल के अंतर्गत शहरों को छोटे बच्चों और परिवारों के लिए सुलभ, सुरक्षित, चलने योग्य सड़कों के निर्माण के लिए तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण में सहायता प्राप्त होगी। महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के पूर्वी भागों में निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के समीप निवास करने वाले लोगों के लिए विभिन्न विकास गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने निमाटी माजुली द्वीप, उत्तरी गुवाहाटी, दक्षिणी गुवाहाटी और धुबरी हाट सिंगिमिरी के बीच रो पैक्स पोत सेवा का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में रिवर क्रूज पर्यटन, स्थानीय रोजगार का सृजन और स्थानीय व्यापार के लिए विकास को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक जेटी का निर्माण भी शामिल है। 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के साथ संयुक्त रूप से आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा हैदराबाद शहर का 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड में से एक के रूप में चयन किया गया है। ये मान्यता शहरी वानिकी के विकास और उसे बनाए रखने के लिए शहर की प्रतिबद्धता को देखते हुए प्रदान की गई है। आपको बता दें कि इस प्रकार की मान्यता प्राप्त करने वाला ये एकमात्र भारतीय शहर है।
सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो SDR। सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो एक हैंडहेल्ड रेडियो उपकरण है। इस उपकरण को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया जा रहा है। SDR मौजूदा कॉम्बैट नेट रेडियो को प्रतिस्थापित करेगा। समकालीन CNR उपकरण केवल वॉइस के संचार का समर्थन करते हैं। इनमें डेटा संचरण क्षमता या तो सीमित है या नगण्य है, जबकि SDR में स्पेक्ट्रम के शोरगुल युक्त परिवेश में बेहतर डेटा संचरण क्षमता, अधिक सुस्पष्ट वॉइस और डेटा संचरण की सटीकता, अत्यधिक सिस्टम सुरक्षा आदि विशेषताएं हैं। H5N8। बिहार में रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस का पता चलने के बाद बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा का अलर्ट जारी किया गया है। बर्ड फ्लू एक संक्रामक रोग है। इसके लिए इन्फ्लुएंजा टाइप A विषाणु उत्तरदायी होता है। ये संक्रामक रोग एक पक्षी से दूसरे पक्षियों और जानवरों में प्रसारित हो सकता है। ये अक्सर कुक्कुट पक्षियों जैसे मुर्गियों और टर्की को प्रभावित करता है। ये मनुष्यों को भी प्रभावित करता है। मानव संक्रमण मुख्य रूप से संक्रमित पशुओं या दूषित वातावरण के प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से संचारित होता है। गिनी इबोला का प्रकोप। वर्ष 2016 में पश्चिम अफ्रीका में विनाशकारी इबोला प्रकोप की समाप्ति के बाद से इसे गिनी में पहली बार चिन्हित किया गया है। इबोला वायरस रोग लोगों और नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स में होने वाला एक दुर्लभ और प्राणघातक रोग है। इबोला वायरस डिजीज के लिए उत्तरदायी विषाणु मुख्य रूप से उपसहारा अफ्रीका में पाया जाता है। लोग संक्रमित जीव जैसे चमगादड़ या नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स या इबोला वायरस से संक्रमित किसी रोगग्रस्त या मृत व्यक्ति के प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से EVD से संक्रमित हो सकते हैं। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने EVD की रोकथाम के लिए इबोला वैक्सीन RVSV जिबोव को स्वीकृति प्रदान की है। भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश। हाल ही में भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के द्वितीय संस्करण का शुभारंभ किया गया। शब्दकोश के प्रथम संस्करण का लोकार्पण वर्ष 2018 में किया गया था। इस शब्दकोश को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। शब्दकोश को मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।